हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम इनसाइट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस से चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मटेरियल्स को हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी से हमारा मतलब होता है बाहर से देख के जो हमें प्रॉपर्टीज़ नज़र आ जाती हैं उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। ठीक है, उसमें कंपाउंड की कोई भी अंदर की कंपोजिशन चेंज नहीं होती, बस हमें बाहर से जो चीज़ें नज़र आ जाती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में काउंट होती हैं। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे हम नॉन मेटल्स की भी। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ यूजेस भी देखेंगे मेटल और नॉन मेटल के हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, जैसे जैसे उनकी प्रॉपर्टी होती है उसी के अकॉर्डिंग हम उनको यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ही प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि कोई मेटल या नॉन मेटल हम किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ क्यों करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स की कुछ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहला हार्ड, कोई मेटल हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, हार्डनेस को देखते हैं हम, तो मेटल जनरली हार्ड होती है। नेक्स्ट है लस्टर। ठीक है, लस्टर्स होती हैं मेटल्स। मेलेबल, ठीक है, मेलेबल का मतलब होता है उनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है उनके थिन वायर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सोनोरस मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब उन पे आप बाहर से हीट करेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स, में अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके हम लोग अब पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं, एकदम हार्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप कोइन देख पा रहे हैं, आपने देखा भी होगा, कोई भी कोइन आप ले लें। ठीक है, मेटल का बना होता है जनरली, जैसे यहाँ पे कॉपर का कोइन है तो एकदम हार्ड है। ठीक है, आप इसको स्क्रैच करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है वो मेटल वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, वो वैसे ही अपनी जगह पे रहेगा। जबकि आप दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे चौक का, तो चौक का आप हाथ से ऐसे नाखून से स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे तो वो चौक नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, मेटल नहीं है। ठीक है, मेटल्स में ऐसा नहीं होता, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। ठीक, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है लश्यर। लश्यर का मतलब होता है अगर आप फ्रेशली कट करें किसी मेटल को तो उसकी सरफेस जो होती है वो शाइनिंग होती है, चमक होती है उसकी सरफेस पर। ठीक है, जैसे कॉपर ले लें आप, सिल्वर ले लें, ठीक है, आयरन ले लें, गोल्ड ले लें, तो इन सभी की आप इनको देखेंगे मेटल्स को तो एकदम ये शाइन करते हैं। ठीक है, चमक इनमें हमें नज़र आती है। आपने देखा भी होगा, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उनमें अपनी चमक होती है ना। हालांकि कई बार क्या होता है वो जैसे आयरन है या फिर सिल्वर है, ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से वो चमक हमें नज़र नहीं आती। इसलिए बोला गया है कि फ्रेशली कट अगर सरफेस है, ठीक है, फ्रेशली हमने कट किया तो एकदम बहुत ही चमकीले से नज़र आते हैं। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे वुड है, कोई चमक नहीं होती इसमें। ठीक है, तो ये मेटल नहीं है। तो इस तरह से आप मेटल्स को पहचान सकते हैं। ये भी आप प्रॉपर्टी याद रखेंगे मेटल की होती है कि उसमें एक चमक होती है, एक शाइन होती है, लश्यर होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबल। ठीक है, तो जो मेटल्स होती हैं उनको थिन शीट्स में थिन शीट बनाई जा सकती है उनकी। ठीक है, उनको बीट करेंगे आप तो थिन शीट बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा जी। ठीक है, जो खाना रैप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो क्या होती है, एल्यूमिनियम ही तो, वो एक मेटल है लेकिन उनकी कितनी पतली शीट बना देते हैं हम। ठीक, और इसी तरह से जो सिल्वर फॉइल आती है इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है मिठाइयों वगैरह को। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, इतनी थिन शीट बना दी जाती है सिल्वर की। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही मेलेबल होते हैं, बहुत पतली उनसे शीट्स बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि इनको लंबे वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी भी मेटल को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे जितने भी वायर्स यूज़ होते हैं जनरली घरों में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी वायर्स होते हैं वो सारे मेटल्स के ही बने होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स को क्या है, थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, कॉपर के वायर आपने देखे होंगे, आपने एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे, तो वो यही प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है डक्टिलिटी। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा सोनोरस। सोनोरस से मतलब क्या होता है कि ये रंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी हार्ड सरफेस से इनको स्टिक किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने बेल का एग्जांपल देखा होगा, जो बेल होती हैं हमेशा वो मेटल की ही बनी होती हैं, तो जब भी उनको हम
बजाते हैं घंटी को तो एकदम से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। किसी भी मेटल पर आप तेज से हिट करेंगे कुछ हार्ड चीज़ को तो वो एकदम रिंगिंग साउंड उससे आएगी, ठीक। तो उसी प्रॉपर्टी को सोनरस बोला जाता है, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है। कंडक्टर से हमारा क्या मतलब है कि मतलब वो हीट को कंडक्ट करने देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं ज़्यादातर मेटल के बने होते हैं, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करते हैं तो उससे खाना अच्छे से पक पाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई नॉन मेटल ले लेंगे तो वो क्या होगा, वो हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे तो खाना नहीं पक पाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स होते हैं, हैंडल्स पे प्लास्टिक वगैरह कुछ मतलब नॉन मेटल लगा होता है, ठीक है, तो वो गर्म नहीं होती। तो हमें तो कोई ऐसी चीज़ चाहिए ना जो हीट को कंडक्ट करे, जो ईजिली गर्म हो जाए, तो इसलिए मेटल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स भी होते हैं मेटल। आपके घर में जितने भी वायर्स लगे हैं आप देखेंगे वो हमेशा जनरली वो कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर्स का यूज़ किया जाता है जनरली, क्योंकि वो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसमें, ठीक है। जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं तो उनको भी जानना जरूरी है, ठीक है, इनको भी आप याद रखिएगा। तो सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है कि हमने पढ़ा कि मेटल सारे हार्ड होते हैं, लेकिन जो मरकरी होता है ना वो लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है। जब रूम टेम्परेचर पर हम उसको देखते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, जैसा आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे मरकरी है और ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में होता है। साथ ही साथ जो गैलियम और सीजियम होते हैं ये भी मेटल्स होते हैं, लेकिन इनके भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं कि उनको हम हथेली पर रखेंगे तो वो पिघल जाएंगे, ठीक है, वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक। तो ये भी सॉफ्ट ही होते हैं, ठीक। और याद रखिएगा ये इनका मेल्टिंग पॉइंट किसके आसपास होता है, 37 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। तब ये क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारी हथेली पे रखने की वजह से मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, और जनरली रूम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर तो ये सॉलिड ही होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी पे रख ले 37 डिग्री सेल्सियस पर इनको ले आए तो क्या करते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं, गैलियम और सीजियम, ठीक है। और जिंक की बात करें तो ये डक्टाइल और मेलेबल नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर हाई कर देंगे तब ये डक्टाइल और मेलेबल बन जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर बात करें तो ये डक्टाइल और मेलेबल नहीं होता, ठीक है। जिंक के बारे में आप याद रखिएगा, जबकि ये भी एक मेटल है। और मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं ये कुछ हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, चाकू से आप काट सकते हैं इनको, इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं मेटल्स के बारे में। तो जो गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल है, मतलब गोल्ड की सबसे ज़्यादा थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। सबसे थिन शीट्स किसकी बनाई जा सकती हैं, सभी मेटल्स में बात करें तो वो गोल्ड है, ठीक है। प्लेटिनम क्या है, मोस्ट डक्टाइल है, ठीक है। सबसे पतले वायर किसके बनाए जा सकते हैं, प्लेटिनम की। और सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, ठीक है। तो ये भी कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है 1 मार्क में। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जनरली जितने हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी ना उससे अपोजिट होती है। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, ठीक है। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि हार्ड होते हैं मेटल्स और शाइनी होते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं, अपीयरेंस में डल होते हैं, ठीक है, मतलब चमक नहीं होती, इनमें कोई शाइन नहीं होती। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटाइल, ठीक है, वो ब्रिटाइल होते हैं, मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पाउडर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब उनको मतलब उनको हमर करने की कोशिश करते हैं, टैप करते हैं उससे, तो क्या करते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं। जबकि हमने मेटल के केस में क्या पढ़ा था कि उनके थिन शीट बन जाती है, उनके लंबे वायर्स बन जाते हैं, लेकिन नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। दे आर नॉट सोनोरस, ठीक है, ये कोई रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते। अगर उन पर आप टैप करेंगे किसी हार्ड चीज़ से तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंडक्ट करने के लिए जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर हम नॉन मेटल्स का यूज़ नहीं कर सकते। हम नॉन मेटल्स के बारे में भी कुछ थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं और कुछ जानने लायक बातें भी हैं। तो सबसे पहली बात है कि एक ही नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं इस तरह का ये ब्राउन से कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रोमीन, और ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और अभी हमने पढ़ा है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड की बात करें तो हार्डेस्ट नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है,
लेकिन वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो डायमंड यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, डायमंड सबसे हार्ड होता है, ठीक है, जबकि नॉन मेटल ही है वो, और साथ ही साथ वो हीट का अच्छा कंडक्टर भी होता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन आप याद रखेंगे। ग्रेफाइट और आयोडीन क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, दोनों में चमक होती है ग्रेफाइट और आयोडीन में, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रेफाइट है तो इनमें चमक होती है, जबकि हमने नॉन मेटल में पढ़ा है चमक नहीं होती। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, याद रखना ज़रूरी है। और ग्रेफाइट क्या होता है, अच्छा कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ग्रेफाइट को आप ये भी याद रखेंगे, ये इसमें चमक भी होती है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी होता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी, ठीक। और फास्फोरस के बारे में बात करें तो ये वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है और ये फायर कैच कर लेता है। अगर इसको एयर में हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या करेगा, आग लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, फास्फोरस को हम ऑक्सीजन से बचाने के लिए पानी में स्टोर करते हैं ताकि ये ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए, तो पानी के अंदर इसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करवा कर देखेंगे इन मेटल नॉन मेटल को, ठीक है, कैसे रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ में मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं, जब बर्न किया जाता है को ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वो, ठीक है, ऑक्साइड उनके बन जाते हैं। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं नेचर में, ये भी आप याद रखिएगा। तो जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से सल्फर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, मैग्नीशियम क्या था, मेटल था, तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक होगा नेचर में, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। और यहाँ पर सल्फर की बात करें वो नॉन मेटल है, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या, एसिडिक होगा नेचर में, क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आप पता कैसे करेंगे हम एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने पढ़े भी होंगे पहले लास्ट क्लास में, फिनोफ्थलीन का यूज़ करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का, लिटमस का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इनका नेचुरल कलर क्या होता है, फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस रहता है और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है। और लिटमस की बात करें तो ये नॉर्मली पर्पल कलर का होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम एसिड में डिप करेंगे ब्लू लिटमस पेपर को तो क्या होगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। और बेस में हम डिप करेंगे रेड कलर के लिटमस पेपर को तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, इस तरह से हमें पता चलता है। अब आगे पढ़ते हैं रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है, तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है। और जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सोडियम है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मेटल्स क्या मेटल को रिएक्ट कराते हैं हम अगर वाटर के साथ में तो क्या होता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ में हाइड्रोक्साइड बनेगा उस मेटल का, जो मेटल हम यूज़ कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ में रिएक्ट कैसे करते हैं, तो मेटल को जब रिएक्ट कराते हैं हम डाइल्यूट एसिड के साथ में तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है साथ में यहाँ पर भी, ठीक है। और जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ में। हाइड्रोजन गैस अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उसको पता कैसे हमें चलता है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है, ठीक है। जब भी मैच स्टिक आप उसके पास में लेकर आएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ में बर्न होगी, ठीक है, आपको एकदम से पॉप साउंड आएगी, तो वहाँ से हमें पता चलता है, ये भी हाइड्रोजन के लिए टेस्ट होता है, इससे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक। और आप याद रखेंगे कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में, लेकिन जो कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाता, वैसे भी नहीं कर पाता और हीट करेंगे तब भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, एसिडिक सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने मेटल डाल दिया, तो यहाँ पे क्या है, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। बबल्स किसके बन रहे हैं, हाइड्रोजन के। तो इस तरह से आप मैच स्टिक यहाँ पे पास में लेकर आएंगे तो पॉप साउंड के साथ में ये जलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो आपको एकदम से यहाँ पे आवाज़ आएगी, पॉप साउंड आएगी। अब बात करते हैं रिएक्शन विद बेस। तो बेस के साथ में भी रिएक्ट करके मेटल क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं, ठीक है।
बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे मेटल्स, वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट होती है। अब पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कंपाउंड है CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं जिंक के साथ। अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को यहाँ से हटा के अलग भेज देगा और खुद इसका प्लेस ले लेगा, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि जिंक जो है वो प्लेस ले रहा है कॉपर का। ठीक है, और उसको अपनी जगह से हटा रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन तभी होगी जब यहाँ पर जो हमारे पास मेटल गिवन है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो, जो पहले वाला मेटल था हमारे पास उससे। ठीक, तो यहाँ पे ये बात याद रखना ज़रूरी है कि रिएक्शन तभी होगी जब हमारे पास जिस मेटल की हम रिएक्शन करा रहे हैं वो जो कंपाउंड में मेटल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है? तो उसके लिए ना रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके ही एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई गई है, उससे आप पता कर सकते हैं। और उस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूजेस की। यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल्स को? ठीक है, अब देखो मेटल्स की बात करते हैं, मेटल हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं। तो उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? मेटल्स को यूज़ किया जाता है मशीनरीज में। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में, ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में, यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, वाटर बॉयलर्स बनाने में, क्योंकि वो हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। गैजेट्स, सैटेलाइट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है मेटल्स का। नॉन मेटल्स में यूज़ क्या क्या होते हैं? नॉन मेटल्स कुछ तो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। नाइट्रोजन का यूज़ फर्टिलाइज़र की तरह होता है, फास्फोरस का यूज़ भी फर्टिलाइज़र की तरह होता है। ठीक है, क्लोरीन को, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आयोडीन सॉल्यूशन को, इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं, वुंड पे यानी कि घाव पे लगाया जाता है एज एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनमें सल्फ़र का यूज़ भी किया जाता है। तो इनके भी, नॉन मेटल्स के भी अलग अलग यूज़ होते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मेटल्स की भी इतनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है तो वो हमें समझ आ ही गया है कि वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मेटल्स का भी हमारी लाइफ में, नॉन मेटल्स का भी। और क्या रोल किसका है, इसको कैसे समझेंगे हम, जब इनकी प्रॉपर्टीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर्टीज़ समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।